Assalamualaikum student. Welcome to the lecture number 14 of the course Statistics and Probability. इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिस्कस किया था। इसका फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आप देख सकते हैं इस कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए हमें मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और फिर आंसर में हमें एक प्योर नंबर मिलेगा। अब सवाल है स्टूडेंट, हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमें डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यूज़ गिवन हों तो फिर इनको कंपेयर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर ये प्योर नंबर ना होता, मतलब किसी यूनिट में आंसर देता, तो फिर दूसरे किसी यूनिट वाली वैल्यू के साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते थे। अब स्टूडेंट, अगर हमें सिर्फ मीडियन और क्वार्टाइल गिवन हो तो फिर डेटा सेट के एनालिसिस के लिए बॉयल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को इस्तेमाल करेंगे। If the analysis of a data set is being undertaken using the median and quartiles, then we use a measure called Boyle's coefficient of skewness. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉयल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के मुताबिक अगर हमारे पास एक पॉजिटिव स्क्यूनेस हो तो फिर थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन तक का डिस्टेंस मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल तक के डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। सो Q3 माइनस मीडियन माइनस Q मीडियन माइनस Q1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि Q3 से मीडियन का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ग्रेटर देन 0। अब अगर नेगेटिव स्क्यूनेस हो तो फिर मीडियन से फर्स्ट क्वार्टाइल तक का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और एज़ कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टाइल से मीडियन तक के डिस्टेंस से। इस केस में Q3 माइनस मीडियन माइनस Q1 लेस देन 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन लेस देन 0। इसका मतलब हुआ नेगेटिव स्क्यूनेस हुई तो फिर Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। अब एक प्योर नंबर लेने के लिए हम इस टर्म को Q3 माइनस Q1 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाए हम उस नंबर से जो मुख्तलिफ यूनिट्स की वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर कर सकें। सो बॉयल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। इस वैल्यू का आंसर 0 और प्लस माइनस 1 के दरमियान लाई करेगा। अगर आंसर 0 हुआ तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और अगर पॉजिटिव 1 हुआ या पॉजिटिव 1 के नज़दीक हुआ तो पॉजिटिवली स्क्यूड है और अगर माइनस 1 हुआ या माइनस 1 के नज़दीक हुआ तो नेगेटिवली स्क्यूड है। इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझते हैं। हमें ये एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्कर्स के बच्चों की एज गिवन है। इस टेबल से हम मीन कंप्यूट करेंगे। मीन का फॉर्मूला है सिग्मा F मल्टीप्लाई X डिवाइड बाय समीशन F। यहाँ पे X मिड पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल को फाइंड करने के लिए L प्लस H डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई N डिवाइड बाय 4 माइनस C से फाइंड करेंगे। थर्ड क्वार्टाइल को L प्लस H डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई 2N डिवाइड बाई 4 माइनस C से फाइंड करेंगे। अब कंप्यूट करके हमारे पास ये टेबल आ गया है। मैनुअल वर्कर के बच्चों की एज की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो Q3 माइनस मीडियन 11 माइनस 8.50 इक्वल टू 2.5 है और मीडियन माइनस Q1 8.50 माइनस 6 इक्वल टू 2.5 है। तो इसका मतलब हुआ Q3 से मीडियन का फासला मीडियन से Q1 के फासले के बराबर है, तो फिर ये सिमेट्रिक हुई। दूसरी तरफ मीडियन से Q1 का फासला ज़्यादा है तो फिर हमारे पास ये नेगेटिव स्क्यू हुई। अब इनका बॉयल्स कोफिशिएंट स्क्यूनेस फाइंड करते हैं। मैनुअल वर्कर के बच्चों की एज का 0 और दूसरों की -0.37 है।
सेम यही रिजल्ट हमने पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में भी फाइंड किया था। नेक्स्ट टॉपिक है कर्टोसिस। कर्टोसिस को कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया। कर्टोसिस का मतलब है अमाउंट ऑफ हम, मतलब कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में पीकनेस कितनी है या फ्लैटनेस। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ यूनिमॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्टोसिस 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 लेप्टोकर्टिक, नंबर 2 प्लेटिकर्टिक एंड नंबर 3 मीजोकर्टिक। जब वैल्यूज मोड के अराउंड या क्लोज्ड हों तो लेप्टोकर्टिक कर्व होगी। व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल are closely bunched around the mode in such a way that the peak of the curve becomes relatively high, we see that the curve is leptocurtic. Second, अगर कर्व flat topped हो, if the curve is flat topped, we see that the curve is platycurtic. Third, अगर कर्व नॉर्मल हो, जो ना ज़्यादा पीक हो और ना ही फ्लैट, उसे मीजोकर्टिक कहते हैं। ये अक्सर मिड टर्म्स या क्विज में आता है। द नॉर्मल कर्व इज अ कर्व विच इज़ नाइदर वेरी पीक्ड नॉर वेरी फ्लैट एंड हेंस इट इज़ टेकन एज अ बेसिस फॉर कंपैरिजन। द नॉर्मल कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड मीजोकर्टिक। ये एक बेल शेप्ड जैसी है। अब इन तीनों कर्व्स को सुपर इम्पोज किया जाए तो सबसे बड़ी मतलब टॉलेस्ट लेप्टोकर्टिक है, इंटरमीडिएट वन मीजोकर्टिक है और फ्लैट वन प्लेटिकर्टिक है। अब इस पीकनेस को हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए अ मेजर ऑफ कर्टोसिस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। उसके लिए कर्टोसिस का फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय 90 परसेंटाइल माइनस 10 परसेंटाइल। इसे परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कहते हैं। अगर की वैल्यू 0.263 आई तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और अगर वैल्यू हमारे पास 0.263 से छोटी हुई तो वो हमारे पास लेप्टोकर्टिक होगी, और अगर वैल्यू 0.263 से ग्रेटर हुई तो वो प्लेटिकर्टिक होगी, और की वैल्यू 0 और 0.50 के दरमियान लाई करती है। नेक्स्ट अब हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है मूवमेंट्स। अ मूवमेंट डेजिग्नेट द पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। सबसे पहले स्टूडेंट डेविएशन का मतलब समझते हैं। अगर एक वैल्यू है और एक ख़ास वैल्यू से उसका डेविएशन निकालना हो तो उसे उस वैल्यू से माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर एक वैल्यू का मीन से डेविएशन निकालना हो तो फिर अगर x वैल्यू है और मीन x बार है तो फिर x माइनस x बार डेविएशन होगी। सो मूवमेंट इज सर्टेन पावर टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। जैसे अगर इस डेविएशन की पावर हम ले लें तो फर्स्ट मूवमेंट होगा, तो फर्स्ट मूवमेंट m1 इज इक्वल टू समीशन x माइनस x बार होल पावर 1 डिवाइडेड बाई n। एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेविएशन है। सेकेंड मूवमेंट मतलब m2 इज इक्वल टू समीशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n है। इसका मतलब हुआ x माइनस x बार की पावर लें और उनका सम लें और टोटल डेविएशन से डिवाइड करें तो हमारे पास मूवमेंट आ जाता है। जो पावर होगी वही मूवमेंट होगा। अब जनरल में अगर अर्थ पावर है तो मूवमेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे, द अर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन is the arithmetic mean of the earth power of the deviations of the observation from the mean। इसका फॉर्मूला होगा mr is equal to summation x minus x बार होल पावर r डिवाइडेड बाई n। मीन के अराउंड मूवमेंट को सेंट्रल मूवमेंट या मीन मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब अगर मीन के बजाय कोई और ओरिजिन हो तो फिर आर्बिट्रेरी ओरिजिन को अल्फ़ा या ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा एम आर डैश इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस अल्फ़ा होल पावर आर डिवाइडेड बाई एन। अब अगर आर इज इक्वल टू 1 है तो अबाउट मीन मूवमेंट होगा। एम आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस x डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट ही है।
और अगर आर्बिट्रेरी ओरिजिन के अराउंड मोमेंट हम फाइंड करें तो m1 डैश इज़ इक्वल टू समीशन x माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाई n इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाई n माइनस अल्फ़ा इक्वल टू x बार माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास m1 डैश है। m1 अगर अबाउट मीन 0 होता है और m1 डैश जो होता है वो इक्वल टू x बार माइनस अल्फ़ा होता है। और अगर r इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दें तो फिर हमारे पास मोमेंट अबाउट मीन इज़ इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और ये एग्जैक्ट वेरिएंस की इक्वल है। और अगर इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मतलब m2 जो अबाउट मीन हमारे पास मोमेंट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के इक्वल आता है अगर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें। मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन अगर हम लें एक स्पेशल केस के लिए कि अल्फ़ा को 0 कर दें तो यहाँ पे एम आर डैश इज़ इक्वल टू समीशन x टू द पावर r डिवाइड बाई n आएगा एंड दिस इज़ कॉल्ड द rth मोमेंट अबाउट 0 और द rth मोमेंट अबाउट ओरिजिन। इस कॉन्सेप्ट को अब एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमें ये डेटा गिवन है। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, मतलब इस डेटा का सम करके उसकी जो टोटल तादाद है वो 9 है, इससे डिवाइड करेंगे तो x बार आ जाएगा। फिर x माइनस एक्स बार निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेंगे, इसी तरह x माइनस एक्स बार का क्यूब लेंगे और उनकी 4 पावर लेंगे और इनका सम निकाल लिया। अब m1 के फार्मूला निकालेंगे, m1 निकाला, m2 निकाला है स्टूडेंट, इसी तरह m3 और m4 हमने फाइंड कर लिए हैं। अब ये 4 मोमेंट्स हमें काफ़ी हैं, हम और नहीं निकालेंगे क्योंकि यही हमें डेटा के बारे में एक ख़ास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला तो स्टूडेंट हमारे पास एक सैम्पल डेटा जो रॉ डेटा है उसके लिए था कि हम वहाँ से मोमेंट को कैसे फाइंड करें। अब अगर हमें ग्रुप डेटा गिवन हो तो उसके मोमेंट को फाइंड करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। व्हेन द सैम्पल डेटा आर ग्रुप्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग k classes with midpoints x1, x2 and so on, xk and corresponding frequencies f1, f2 and so on, fk, the rth sample moment are given by mr is equal to सिग्मा f डिवाइड मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार होल पावर r डिवाइड बाई n। यहाँ पर n समीशन ऑफ f है, मतलब तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम है। इसी तरह एम आर डैश मतलब मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला होगा सिग्मा f x माइनस अल्फ़ा होल पावर r डिवाइड बाई n। अब स्टूडेंट यहाँ पे ग्रुपिंग एरर आएगा जिसको हमने मीन में भी डिस्कस किया था कि जब ग्रुप्ड एरर में मतलब हम ग्रुप की फॉर्म में डेटा को लेते हैं तो वहाँ मिड पॉइंट्स को लेते हैं और होल डेटा वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते और यहाँ पे इस वजह से ग्रुप एरर आता है। इसकी करेक्शन करने के लिए शेपर्ड्स करेक्शन है। WF शेपर्ड के मुताबिक अगर डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में हो तो M2 करेक्टेड फॉर्म में इक्वल होगा M2 अनकरेक्टेड माइनस H2 डिवाइड बाई 12। H यहाँ पे क्लास इंटरवल है। इसी तरह M3 करेक्टेड इक्वल टू M3 अनकरेक्टेड के इक्वल होगा, मतलब थर्ड मोमेंट की ही जो अनकरेक्टेड फॉर्म है उसी के इक्वल होता है। M4 करेक्टेड फॉर्म में इक्वल है M4 अनकरेक्टेड माइनस H2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई M2 अनकरेक्टेड प्लस 7 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई H2। यहाँ पर स्टूडेंट H जो है वो क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल को हम अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री से फाइंड करते हैं। ये करेक्शंस हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या क्लास इंटरवल के लिए जो अनइक्वल फॉर्म में हो वहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। उससे पहले हम कुछ ये रिलेशंस यूज़ करेंगे जिनमें m1 इक्वल टू 0 है, m2 इक्वल टू m2 डैश माइनस m1 डैश स्क्वायर है, m3 इक्वल टू m3 डैश माइनस 3m2 डैश मल्टीप्लाई m1 डैश प्लस 2m1 डैश होल क्यूब है, m4 इक्वल टू m4 डैश माइनस 4m क्यूब मल्टीप्लाई m1 डैश प्लस 6m2 डैश मल्टीप्लाइज m1 6m1 डैश स्क्वायर माइनस 3m1 डैश 4 है। इन को आप इन दो टिप्स से याद रख सकते हैं। इन ईच ऑफ दिस रिलेशन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड इक्वल 0 एंड ईच टर्म ऑन द राइट इज ऑफ द सेम डायमेंशन एज द टर्म ऑन द लेफ्ट। जैसे इसको एक मिसाल से समझते हैं
यहाँ पे अब हमारे पास मीन आया है 10.06। अगर स्टूडेंट हम जो पावर लेंगे मोमेंट में x माइनस एक्स बार की, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए अब हम मीन के बजाय एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन लेते हैं और यहाँ पे ए या अल्फ़ा की वैल्यू को 10 कर देते हैं। अब ओरिजिन 10 है, मतलब 10.06 के बजाय हम 10 ले रहे हैं। तो x माइनस अल्फ़ा मतलब x माइनस 10, इसका स्केल लेंगे, क्यूब लेंगे और इसकी पावर 4 लेते हैं। साथ में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करवा लिया, m1 m2 डैश m3 डैश और m4 डैश को हमने फाइंड कर लिया। अब इन रिलेशन से जब हमने इनको फाइंड कर लिया है और हमारे पास आंसर आए हैं वो अनकरेक्ट हैं, अब शेपर्ड्स करेक्शन को अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई करके हमारे पास ये करेक्टेड फॉर्म में आंसर आ गए हैं। स्टूडेंट अब सवाल आता है ये सारा काम हम किस लिए कर रहे हैं। इतनी लेंथी हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं वो मोमेंट रेशो के लिए की हैं, जो हमें बहुत एक ख़ास इंफॉर्मेशन डेटा सेट की प्रोवाइड करती है। देयर आर सर्टेन रेशोज इन विच बोथ द नॉमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर मोमेंट्स। इनको हम b1 और b2 से डिनोट करते हैं। b1 इक्वल आता है थर्ड मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का क्यूब, एंड b2 जो है वो इक्वल आता है m4 डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर। ये हमें प्योर नंबर रिजल्ट में देंगे। b1 is used to measure the skewness of our distribution and b2 is used to measure the kurtosis of the distribution। अगर b1 0 है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, और अगर b1 पॉजिटिव आंसर दे तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी, अदरवाइज नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। इसी तरह अगर b2 इक्वल टू 3 है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और कर्टोसिस के मुताबिक हमारे पास मीजोकर्टिक है, और अगर b2 ग्रेटर देन 3 है तो लेपोकर्टिक है और b2 लेस देन 3 है तो ये प्लेटिकर्टिक है।